आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। एक साल में जो है मेरी हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है और जो भी मेरे देखने वाले हैं जिन्होंने मुझे पहले दिन नहीं देखा था तो वो भी मतलब सोक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तूने ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। एक अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। पहले ऐसा नहीं होता था। मैंने ज़िंदगी के 10 साल मैंने कैप में ही गुजारे हैं। हेलो, और मैं फिलहाल वर्किंग हूँ दिल्ली में वर्किंग हूँ और मेरी जो है आज 5th PR पे ली है मैंने। और जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था वो मई लास्ट में और जून की शुरुआत में हुआ था। तो अगर देखा जाए तो मुझे पूरा 1 साल हो चुका है और आप मेरी हेयर ग्रोथ देख ही सकते हैं। और मुझे लगता है कि हाँ अच्छी हुई है। मतलब मुझे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था, एक्सपेक्टेशन इस तरह की कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, पर रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। और इसके लिए तो बाकी जो यहाँ का स्टाफ है, जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, तो वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। और जब भी मैंने किसी भी चीज़ को लेकर इनसे कोई जानकारी लेनी चाहिए तो इन्होंने आगे बढ़ के मुझे हमेशा हेल्प की है, हमेशा हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया है। मेरे बाल पूरी तरह से मतलब पूरा हेयरलेस हो चुका था। तो मेरे अभी अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरे 5000 ग्राफ्ट्स अभी जो है इम्प्लांट हुए हैं और उनका ये रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया भी था कि रिजल्ट आने में लगभग 7 महीने से लेकर 1 साल तक का टाइम लगता है। तो 1 साल में जो है मेरी हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। और जो भी मेरे देखने वाले हैं जिन्होंने मुझे पहले दिन नहीं देखा था तो वो भी मतलब सोक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तूने ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। एक अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। पहले ऐसा नहीं होता था। मैंने ज़िंदगी के 10 साल मैंने कैप में ही गुजारे हैं। तो मेरे जो हेयर फॉल था वो भी एक अर्ली स्टेज में शुरू हो गया था मेरी स्कूलिंग के टाइम से। मैं उस टाइम पे 12th में था जिस टाइम से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था। मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 29 मई 2023 को और जो 3 दिन चला था मेरा, जिसमें 5000 ग्राफ्ट मेरे इम्प्लांट हुए थे और काफी अच्छा रहा यहाँ मेरा एक्सपीरियंस। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो आया था वो इसके थ्रू आया था क्योंकि मेरे ही गाँव के पड़ोस का एक लड़का था जिसने यहाँ पे कराया हुआ था। वो बेसिकली मेरा ही दोस्त है। तो मुझे जब मैंने उसे देखा, उसका ट्रांसप्लांट देखा, तो मुझे लगा कि हाँ यार मेरी भी हेयर ग्रोथ शायद ऐसी हो सकती है कि मैं भी ट्रांसप्लांट करा लेता हूँ। और जब मैं यहाँ पे QST क्लिनिक पे आया तो जब मैंने देखा, पहले यहाँ का आने से पहले मैंने सर्च की तो मैंने देखा यहाँ पे जो राजपाल यादव जी हैं और जो CID वाली टीम है उन्होंने भी यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराया। तो मतलब एक तरह से एक विश्वास बना कि हाँ यहाँ पे जो है अच्छा रहेगा। तो मुझे इनसे जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, अब जब एक पूरा साल हो चुका है तो मुझे लगता है कि हाँ मेरी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई है। और टीम यहाँ की काफी सपोर्टिव है, चाहे वो बेसिकली कोई भी हो, चाहे स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, मतलब हर कोई अपना काम अपनी जिम्मेदारी से करता है, ईमानदारी से करते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है। कभी भी कोई सजेशन चाहिए होता है, चाहे मेडिसिन को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो, आपके PRP के बारे में कुछ भी, तो ये पूरा सपोर्ट करते हैं। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि जहाँ का स्टाफ अगर इस तरह नहीं होगा तो फिर वहाँ पे मन कहीं ना कहीं फीका पड़ ही जाता है। और मतलब हर चीज को लेकर जो भी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो अच्छी ही रही हैं, मतलब वो पूरी फुलफिल हुई हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि मेरे जो बॉल्डनेस मेरी आनी स्टार्ट हुई थी वो मेरे 2012 से आनी स्टार्ट हुई थी। हालांकि मेरे पापा जी जो है उनका अभी तक एक बाल भी जो है मतलब एक बिल्कुल हेयर लॉस हुआ ही नहीं है। तो मुझे लगता है शायद ये मेरी मम्मी की तरफ से आया है क्योंकि जो मेरे मामा जी हैं उनके जो है मतलब उनका भी हेयर लॉस हुआ है, तो शायद वहां से आया हुआ है। तो अब आप लगा लीजिए 2012 से मेरी स्टार्ट हुआ था 2012 के मार्च से। तो लगभग मैंने 11 साल मैंने ऐसे ही निकाले और इन 11 साल में मैंने लगातार कैप ही पहना है। तो मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत से लोगों ने मुझे बिना कैप के कभी देखा ही नहीं। और लिटरली भी ऐसा हुआ भी पीछे कि जब मैं बिना कैप के उनसे मिला तो वो लोग मुझे पहचान नहीं पाए थे। तो इतना फर्क आता है ये कराने से। तो मुझे लगता है कि इस चीज से बेहतर के यार कराएं ना कराएं क्या नहीं। तो मुझे लगता है कि जिंदगी इतनी लंबी भी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। तो उसे पैसा कमाना गवाना ये चलता रहता है। तो पर खुद के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमें ट्रांसप्लांट कराना चाहिए और लगता है नहीं कराना चाहिए तो मुझे लगता है फिर उसमें कि आपको चूज करना चाहिए कि हमें कराना चाहिए, क्योंकि वरना फिर रिग्रेट ही करते रहेंगे आप कि हमने कराया नहीं। अगर आप कराएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए कराएं। चूंकि मैंने स्टार्ट नहीं किया था कैप पहनना पहले, तो धीरे धीरे मुझे लगता था जब मैं अपने जो है बालों में कंघा डालता था कि हाँ मेरे बाल जो है टूटने लगे हैं। नहाते हुए भी जो हम शैम्पू करते हैं तो बाल हाथ में आते थे। और फिर मुझे जो है जो मेरे दोस्त थे या मेरी फैमिली वाले थे वो भी टोकने लगे थे कि शायद मेरा जो है हेयर लॉस होने लगा है। फिर मैंने धीरे धीरे नोटिस किया तो हाँ मुझे ये भी था। तो मैं कैप भी पहनने लगा था उसके बाद से। हालांकि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कैप नहीं पहनना चाहिए, कैप से जो है हेयर लॉस होता है, पर मैं इस चीज को नहीं माना था। और शायद ये चीज है भी कि कैप पहनने जो है हेयर लॉस ज्यादा होता है। धीरे धीरे वो वक्त के साथ वही पता भी चलता गया कि हाँ हेयर लॉस काफी हुआ है। क्योंकि मेरा लगभग 2012 के मार्च से इस चीज में ध्यान दिया था और 2012 के लास्ट तक होते होते जो मेरी ये आगे से ये लाइन जो होती है हेयर लाइन, ये जो है मतलब ये हेयर फॉल यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ऐसे ही मुझे पता चला। बाकी तो आप देखेंगे इस वीडियो में आगे कि मेरा पूरे पिक दिखाई जाएगी आपको कि मेरे जो है हेयर फॉल वो कितना था कितना नहीं था, आप देखेंगे अच्छे से। जब मैंने लोगों से इस चीज के बारे में मैंने बात की कि मैं यार ट्रांसप्लांट कराता हूँ या फिर, तो लोगों ने मुझे बोला कि ट्रांसप्लांट ना करा के आप जो है हेयर पैच यूज कर सकते हैं, बिग भी यूज कर सकते हैं।
सकते हैं। पर मुझे लगा हेयर पैच या बिग जो है एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, उसे शायद कुछ इचिंग होती है और वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आगे चलकर साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके, क्योंकि फिर वो एक तरह से वो चिपकी ही रहती है जो हेयर पैच होता है हमारे, तो वो मुझे शायद अजीब सा ही लगता है और मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, तो इसलिए मैंने जो है हेयर ट्रांसप्लांट का रास्ता चुना है। और मुझे लगता है कि हेयर पैच भी मतलब ठीक नहीं होता है, जो ये मेरी पर्टिकुलर राय है, ऐसा ये सभी के लिए नहीं है, तो मुझे लगा। और मैं दिल्ली में रहता हूँ फिलहाल, मैं दिल्ली में वर्किंग हूँ और मैंने दिल्ली में इसलिए नहीं कराया ट्रांसप्लांट, मैंने हरिद्वार इसलिए आया क्योंकि एक तो मेरे फ्रेंड ने जो है यहाँ पे कराया हुआ था, उन्होंने कराया, तो यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि हाँ ये लोग अच्छा काम करते हैं और उससे ये चीज हुई भी क्लियर। हालांकि मैंने दिल्ली में वहां पर यहाँ से कॉस्ट के बारे में बात किया तो वहाँ सस्ता भी हो रहा था, पर मैंने सस्ते को ना देखते हुए मैंने क्वालिटी पे ज्यादा विश्वास किया, क्योंकि मुझे लगता है जब हमारे बात हमारे हेड की आती है तो उसमें जो है ये चीज देखना होती है, क्योंकि ये जी किसी जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी निगरानी में होनी बहुत जरूरी चीज है। जब मैंने इस बारे में अपने ट्रांसप्लांट करने के बारे में मैंने अपनी फैमिली से, मैंने अपने फ्रेंड से बात की, तो बोल रहे थे कि वो ये भी बोल रहे थे कि यार कोई जरूरत नहीं है, तू ऐसे भी अच्छा लगता है, कैप में ये है वो है वगैरह वगैरह। पर कहीं ना कहीं मुझे जाके मुझे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आती थी, मुझे खुद में ही अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने उनसे बताया था कि मैं ट्रांसप्लांट कराने जा रहा हूँ। हालांकि उन्होंने बोला था कि ये सक्सेसफुल शायद मुश्किल ही हो और हो जाए तो अच्छी बात है कि नहीं होगा, पर जैसे जब मैंने ट्रांसप्लांट करा गया और जब कुछ टाइम बाद उन्होंने मेरा जो ग्रोथ थी वो होते हुए देखा, जब वो रिजल्ट देखते हैं और जो आज देखते हैं तो उन्हें अभी भी यकीन नहीं होता है कि मैं जो है ट्रांसप्लांट कराया है। और चूंकि मैं बेसिकली मैं बिल्कुल रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे लोगों को लगता ही नहीं है कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, ये बिल्कुल जेन्युइन बाल है, ये उन्हें लगता है कि ये जो है बिग हो गई या फिर इन्होंने बाल जो है नकली लगाए हुए हैं। तो मतलब अब घर वाले काफी खुश हैं, सब खुश हैं, सब अच्छा, सबको अच्छा लगता है, खासकर सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। और मेरे QST जो चूज करने की मेन वजह ट्रांसप्लांट के लिए ये है क्योंकि मेरे जो दोस्त है मेरे ही गांव से 3-4 किलोमीटर है, तो उसने यहाँ से कराया था, तो उसने ही मुझे यहाँ के बारे में बताया था कि रिंकू को जो है QST क्लिनिक जा सकता है, हरिद्वार में है इनका। तो फिर मैं इनके चैनल पे गया, मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा, तो मैंने देखा कि ऑल ओवर इंडिया से जो है इनके पास जो है ट्रांसप्लांट के लिए जो है वो क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे प्रेफर किया। फिर मैंने और भी चीजें देखी, तो वो जो विश्वास था मेरा, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मेरा विश्वास है वो मतलब वो टूटेगा नहीं, ना मेरी एक्सपेक्टेशंस अधूरी रहेंगी, तो वो फुलफिल होंगी। और आज आप देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल पूरी हुई है और मुझे लगता है कि मेरा QST क्लिनिक को जो है वो चूज करने का जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। तो मुझे जो यहाँ का एड्रेस था तो मुझे मेरे फ्रेंड से ही मिला था जिसने यहाँ पे कराया था। फिर भी मैंने जो है मैं गूगल पे गया, मैंने सर्च किया वहाँ पे, तो बिल्कुल पूरा सा जो है इनका एड्रेस आ गया था निकल के। फिर जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया तो मैं यहाँ आने से पहले ही एक्साइटेड था, मैं काफी एक्साइटेड था लिटरली, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं था कि हाँ मुझे ट्रांसप्लांट कराना ही कराना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। और जब मैं यहाँ आया तो मैं जब यहाँ पे स्टाफ से मिला तो मतलब इनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे से लोगों ने मुझे बात की, हर चीज मतलब बहुत अच्छे समझाई, चाहे कोई भी हो, पर्टिकुलर चाहे रिसेप्शन पे हो या फिर डॉक्टर हो या कोई फोटोग्राफर हो या कुछ भी जो भी होते हैं, मतलब उन्होंने अपनी जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अच्छे से निभाई है। और यहाँ पे जो हाइजीन है वो मतलब बहुत साफ सुथरा है, क्योंकि ऐसा ज्यादातर होता नहीं है। मैं दिल्ली में, हालांकि मैंने सीधा मैं यहीं आया था, पर दिल्ली के एक दो जगह मैंने जो है मेरे फ्रेंड्स ने बताई, तो वो बोल रहे थे कि वहाँ पे इतना हाइजीनिक नहीं था, पर यहाँ पे काफी साफ सफाई मुझे नजर आती है, बहुत अच्छी। तो अगर आप भी अगर सोच रहे हैं तो एक बार आप जरूर विजिट करें यहाँ पे। जब मेरे ट्रांसप्लांट होने के लिए मैं यहाँ से OT में गया था, यानी ऑपरेशन जो थिएटर होता है, जब हम उसमें गए थे तो वहाँ पे सबसे पहले जो होता है हमें जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके एनेस्थीसिया आता है जिससे जो है हमें जो है पेन ना हो। हालांकि हाँ फिर भी थोड़ा बहुत मतलब स्लाइटली पेन होता है, पर इस बीच जो डॉक्टर्स की टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं जो वो हमसे, जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, तो वो सब हमसे पूछते रहते हैं कि आपको पेन फील तो नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है कि अगर आपको पेन फील हो रहा है तो आप उनसे बता सकते हैं कि हाँ मुझे पेन फील हो रहा है, तो वो आपको फिर से जो है वो एनेस्थीसिया दे देंगे, तो आपको जो है कोई पेन नहीं होता है। थोड़ा बहुत होता है, वो तो नॉर्मल सी ही बात है। और जो सबसे अच्छी मुझे बात वहाँ की लगी कि वो जो है बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, जितना भी वहाँ का स्टाफ था। जब भी OT था तो मुझे मतलब ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि यार कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं। मुझे जैसे कभी मतलब भूख लगने लगती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट जो है वो काफी टाइम चला था, लगभग 3 दिन चला था मेरा ट्रीटमेंट। तो इस बीच मुझे जब भी लगता था कि हाँ मुझे कुछ भूख लगी है तो मुझे रिफ्रेशमेंट देते थे, तो ये काफी अच्छी बात थी। मुझे प्रिकॉशंस के लिए बताया गया था कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो कम से कम जो है 15 दिन पहले अल्कोहल नहीं लेनी है और कम से कम 15 से 1 महीना दिन तक नहीं लेनी है, और बाद में भी। उसके बाद जो है जब आपका वो हो जाए तो 5 दिन के बाद जो है आपने जो है अपना हेड वॉश करना होगा। तो इसके बाद जो हमें मेडिसिन दी जाती है वो हमें अप्लाई करनी होती है अपने सिर पे, तो वो हम स्प्रे के थ्रू करते हैं। और इसके बाद इन्होंने बताया था कि आपको जो है लगभग 45 दिन तक जो है कोई भी हैवी वर्कआउट नहीं करना है या किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं करना है, वो सिर्फ इसलिए ताकि जिससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी हो। और जो हमारी मेडिसिन बेसिकली स्टार्ट होती है वो लगभग 1 महीने के बाद से स्टार्ट होती है। तो आप जो है नॉनवेज खाने के लिए, हालांकि अगर आप नॉनवेज खाते
हैं तो आपको जो है नॉनवेज खाने के लिए मुझे मना किया गया था कि आपने जो है लगभग 15 दिन तक जो है नॉनवेज नहीं खाना है। तो और ये बताया गया था कि 1 महीने तक आपको जो है डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आना है। अगर आपको सनलाइट में जाना भी पड़ता है किसी वजह से तो आप जो है सर्जिकल कैप पहन के ही जा सकते हैं, तो वो बेस्ट रहेगा। हालांकि लोग इस तरह फॉलो नहीं करते, पर मुझे लगता है कि जब हम इतना कुछ करते हैं तो हमें फॉलो करना चाहिए जो भी हमें हमारी डॉक्टर की टीम बताती है कि आपने ये फॉलो करना है। तो इसके बाद जब हम ट्रांसप्लांट करा के चले जाते हैं तो हालांकि ऐसा भी कर सकते थे कि हमसे जानकारी कुछ नहीं लेते कि आपके साथ कैसा हो रहा है, आपका हेयर फॉल हो रहा है या ग्रोथ कैसी हो रही है। पर इनकी जो टीम होती है क्यूएसटी वालों की, ये बेसिकली अगर भूल भी जाऊं कि हाँ कि मैंने वहाँ ट्रांसप्लांट कराया था, तो ये लोग नहीं भूलने देते हैं। ये कभी फोन कभी मैसेज करके पूछने लगते हैं कि आपका मतलब कि आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है, डेंसिटी कैसी है आपकी, या आप मुझसे जो है ज्यादातर जो बोला गया है वो मुझसे पिक ही मंगाई गई है हर 4-5 दिन में। जबकि शुरू के जो ट्रांसप्लांट करने के शुरू के 4-5 दिन थे, ये इन्होंने मुझसे जो है सुबह शाम पिक मंगाई है कि आप जो है सुबह शाम दोनों टाइम जो है पिक भेजेंगे, जब तक जो है मैंने अपना फर्स्ट टाइम हेड वॉश नहीं किया था। उसके बाद भी जो है बीच बीच में इनकी 5 दिन में 10 दिन में 15 दिन में इनके मेरे पास मैसेज आते थे, कॉल आते थे कि आप जो है कैसे फील कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई इचिंग या फिर कोई ज्यादा जो है हेयर फॉल तो नहीं हो रहा आपका। मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजें, और फिर ये है बीच बीच में 10 से 15 दिन के अंदर मुझसे मेरी फोटो मंगाते थे खिंचवा के कि ताकि वो जो है डॉक्टर्स को दिखा सकें कि मेरे हेयर ग्रोथ सही चल रही है नहीं चल रही है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इनसे बता सकूं कि हाँ ये है। तो इनका सपोर्ट काफी अच्छा रहा है। ये भी होता है कि हाँ बीच में जो है जब हम ट्रांसप्लांट कराते हैं सेटिंग फेज आता है जिसमें हमारे जो हेयर फॉल वो होने लगता है ट्रांसप्लांट के बाद भी। पर वो बेसिकली होता क्या है, जब हमारे जो हमारे हेयर होते हैं वो लगाए जाते हैं तो उनके फॉलिकल जो है वो अंदर ही रहते हैं, वो बस हेयर टूट जाते हैं। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और मुझे भी यही बताया गया था। और मैं सच बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं घबराया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि हाँ जब ये डॉक्टर्स ने ये लोग बोलते हैं, और ये बोलते भी हैं कि 100 में से किसी एक का ही होता है कि वो जो है सक्सेसफुल ना हो पाए, और मुझे पता था 100 में से कम से कम वो एक मैं नहीं हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने जो है 5000 ग्राफ्ट जो है मेरे अभी इम्प्लांट हुए हैं। हालांकि मुझे बताया गया था कि मेरे ज़्यादा लगेंगे, तो अभी जो है मेरा सेकंड सेशन भी होगा। मैं अभी डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करूंगा। और आप देख सकते हैं फिलहाल ये मेरे जो है ये ग्रोथ है, और ये जो मेरा है जो सेकंड सेशन होगा वो शायद इसके लिए होगा। हालांकि भी डॉक्टर बताएंगे कि ये करना है नहीं करना है, और मैं बेसिकली पूरी तरह से इनकी एडवाइस पे ही चलूंगा जो भी ये सलाह देंगे मुझे। और अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे भी इस टाइम मुस्कान है मैं हंस भी रहा हूं, तो मुझे सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक कॉन्फिडेंस तो खैर बिल्ड होता ही है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बाल्ड होके भी बिल्कुल अच्छे लगते हैं, और मुझे पता था कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हालांकि हाँ कैप में मैं अच्छा लगता था, पर फिर भी मैं हर वक्त तो कैप नहीं पहन सकता था। और जब से लेके मैंने ट्रांसप्लांट कराया है तब से लेके मैंने आज तक, मैंने चाहे कुछ भी रहा हो, मैंने आज तक एक बार भी कैप नहीं पहना है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। मेरे घर वाले भी खुश हैं इस चीज से, मेरे घर वाले हो या फिर मेरे दोस्त हो जो इन्होंने पहले इस चीज पर डाउट किया था, तो सारे के सारे खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है मुझ पर कि हाँ ऐसा भी है। और पहले मैं काफी एज भी लगता था, तो अब मैं थोड़ा सा यंग भी लगने लगा हूँ। मुझे मेरा ये लुक देने के लिए, मुझे फिर से एक बार अच्छा लगने के लिए, हकीकत में मुझे नहीं लगा था कि शायद मैं कभी इस तरह से फिर से फील कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने इससे पहले कहीं ट्राई भी नहीं किया था, मैंने कहीं मालूम भी नहीं किया था। तो ये मेरा फर्स्ट ही था जब मैंने कहीं से कंसल्ट की थी। आके मैं क्यूएसटी ही सीधा कंसल्ट करने के लिए आया था, और मेरा ये फिक्स हो चुका था कि हाँ मुझे यही कराना है। और इन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया है, और आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू क्यूएसटी। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। ग्रेड 6 बॉल्डनेस, जिसमें स्कैल्प ऑलमोस्ट कंप्लीटली डैमेज हो जाए, वो भी डिफ्यूज पैटर्न में। क्या ऐसे केस में ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है? आइए सुनते हैं हमारे पेशेंट से जो इसी चैलेंजिंग कंडीशन का सामना कर रहे थे, और कैसे उनके एक सही डिसीजन ने उनकी लाइफ बदल दी, उन्हें दिया एक नया लुक, नया कॉन्फिडेंस और एक नया कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरा नाम दक्ष है, मेरी एज 28 है। मैं यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और आज मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार में हूँ। मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं 21 ईयर्स का था कि मेरे हेयर थिनिंग शुरू हो गई है, जिसके बाद मैंने डॉक्टर्स को कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने नॉर्मल बायोटीन की टेबलेट्स और मिनॉक्सिडिल वगैरह लिख कर दिया, और उन्होंने बताया कि जब तक आपको हेयर्स चाहिए तब तक आपको एक करना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा जो हेयर फॉल पैटर्न है वो जेनेटिकल है। सो ये सेम केस मेरे फादर के साथ भी है, उनके भी बाल बीच में से नहीं है, और मेरे मामा जी का भी ऐसा ही है। तो जिसके कारण जेनेटिकल था, और ये धीरे धीरे करके बाय द एज कुछ लाइफस्टाइल भी था ऐसा जिसके कारण हेयर फॉल हुआ, उसने भी एक फैक्टर कंट्रीब्यूट किया। एक जेनेटिकल फैक्टर भी रहा जिसके कारण हेयर फॉल शुरू हुआ।
और मैंने काफ़ी और रेमेडीज़ भी ट्राई की, जैसे अनियन का एक ऑयल होता है वो मैंने यूज़ किया। अनियन को मतलब देसी नुस्खे भी ट्राई किए और बाकी के भी नुस्खे ट्राई किए, बट ना मिनॉक्सिडिल वर्क किया ना कुछ, बट हेयर लॉस होता गया, जिसका मैंने फाइनल सॉल्यूशन ढूंढा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। जब मैं सोशल मीडिया के थ्रू अपनी रिसर्च कर रहा था कि मुझे कौन सा क्लिनिक चूज़ करना चाहिए, तो मैंने काफ़ी और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए, बट आफ्टर सीइंग टू द रिजल्ट्स आई प्रेफर्ड QST ओवर ऑल अदर क्लिनिक्स। इनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और जो भी रिव्यूज़ मुझे लगे सोशल मीडिया पर देखकर, इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखकर, यूट्यूब पर वीडियोस देखकर, कि एक जेन्युइन रिव्यूज़ हैं जहाँ पे पीपल आर टेलिंग कि आफ्टर ट्रांसप्लांट दे आर टेलिंग देयर होल जर्नी, जब वो आए, जब वो QST से जुड़े, जब उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया और उसके बाद उनको क्या रिजल्ट आया। तो वहाँ पे मैं पूरा रिजल्ट देख पा रहा था, जिसके कारण से मुझे QST पर ट्रस्ट हुआ एंड आई चोज QST टू हैव माई हेयर ट्रांसप्लांट डन। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मेरे हेयर थिनिंग चालू रही, जिसके कारण से मेरा स्कैल्प बीच में से बिल्कुल वाइट दिखने लगा। तो आसपास के लोग भी बताने लगे कि हाँ, काफ़ी सिवियर लेवल पे हेयर लॉस हो रहा है एंड यू शुड टेक सम एक्शन। मेरा फ़ोटो लेने के लिए इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लूज होने लगा, जिसके कारण फाइनली मुझे डिसाइड करना पड़ा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना ही पड़ेगा। तो मैंने जब QST से कांटेक्ट किया तो मेरी फ़ोटोज़ देख के मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3500 टू 4000 ग्राफ्ट्स के बारे में बताया गया, और फिर मैंने डिसाइड किया कि बीइंग नियर टू माय होम टाउन आई शुड विजिट पर्सनली। और कुछ मुझे एक्यूट सिवियर डैंड्रफ की प्रॉब्लम आ रही थी, तो जिसके कारण मैंने विज़िट किया और मैंने चेक किया कि क्या मैं सर्जरी के लिए फिट भी हूँ, बिकॉज डैंड्रफ का प्रॉब्लम था। इन्होंने मेरे इशू एड्रेस किए, उन्होंने मुझे मेडिकेशन प्रोवाइड की, जो मैंने कॉन्टीन्यूसली उनके बोलने के अकॉर्डिंगली मैंने 18 डेज तक यूज़ की, जिसके बाद अभी आज मैं यहाँ पर हूँ और आई एम फिट फॉर सर्जरी। तो जब मैं डॉक्टर से मिला तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको 4000 टू 4500 ग्राफ्ट्स लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आई एम हैविंग, डिपेंडिंग ऑन द बॉल्डनेस आई एम हैविंग। उन्होंने पूरा मुझे प्रोसीजर एक्सप्लेन किया कि मुझे कैसे कैसे मेडिकेशंस लेने हैं, कितने दिन कौन सा मेडिकेशन चलेगा और कब मेडिकेशन को स्टॉप करना है। सो ही टोल्ड मी दैट पूरे प्रोसीजर में पूरा रिजल्ट विजिबल होने में 1 साल का टाइम लगेगा। के बाद उन्होंने मुझे बताया कि पेन, मेरा सिवियर कंसर्न था जो मैंने पूछा भी कि कितना पेन रहेगा। उन्होंने मुझे बताया कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आपको 2 लेवल का पेन रहेगा। तो आई वॉज ओके कि हेयर लॉस है तो इतना तो बनता है। सो आई एम एक्साइटेड फॉर द सर्जरी। सो अब मैं जाने वाला हूँ सर्जरी के लिए और मैं अब आपसे मिलूंगा सर्जरी के बाद एंड आई विल शेयर माय ओवरऑल एक्सपीरियंस विद यू। चलिए अब डिटेल में जानते हैं हमारे इस पेशेंट की पूरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। ये है उनकी बिफोर कंडीशन, जहां वो डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी, साथ ही फ्रंटल और मिड स्कैल्प में भी नोटिसेबल थिनिंग साफ नजर आ रही थी। इसके अलावा क्राउन एरिया भी सिग्निफिकेंटली डैमेज था। हालांकि बॉल्डनेस काफी एडवांस्ड स्टेज पर थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया बिल्कुल हेल्थी और डेंस था, जिसने इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट को पॉसिबल बनाया। हर डिटेल केयरफुली एनालाइज करने के बाद एक्सपर्ट्स ने एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया, जिससे पेशेंट को नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिल पाए। पेशेंट की बॉल्डनेस एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने बालों को ट्रिम किया, फिर उनका हेड वॉश कराया और फिर पेशेंट की हेयर लाइन उनके फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करी, जिससे यूथफुल लुक अचीव होगा। हेयरलाइन के साथ पेशेंट का अफेक्टेड एरिया भी आउटलाइन किया गया, जो ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। हेयरलाइन डिजाइन के बाद प्रोसीजर के टाइम एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया, जिससे एक यूथफुल लुक अचीव हो पाए। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प एरियाज में वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए। साथ ही क्राउन एरिया में स्वर्ल शेप देने के लिए वेरिंग एंगल्स में डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया, जिससे ओवरऑल स्कैल्प पर कंप्लीट लुक अचीव हो पाए। और इस केस में टोटल 50 to 100 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से
एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन से रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। मेरा नाम दक्ष है, मैं अब आपसे मिल रहा हूँ पोस्ट माय हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो ये ओवरऑल 3 दिन का एक्सपीरियंस था। तो मैं 20 जनवरी 2024 को यहाँ पर आया। जब मैं आया तो मुझे पहले कंसल्ट करवाया गया, उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा हेड शेव किया और सारे प्रोसीजर्स, सारे जो एडमिन प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे प्रोसीजर्स हुए। मेरे से एक फॉर्म भरवाया गया जिसमें मेरे सारे डिटेल्स, मेरा आधार कार्ड वगैरह सब कुछ डिटेल्स मेरे लिए गए। उसके बाद मुझे डॉक्टर से जब मिलवाया गया तो मैंने डॉक्टर से अपने कुछ डाउट्स क्लियर किए। उसके बाद डॉक्टर ने मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन की। उसके बाद स्लिट्स बनाए गए सेम डे ही, 20th की शाम को ही उन्होंने मुझे 2000 के अराउंड स्लिट्स मेरे क्रिएट कर दिए थे। मेरे को 4500 ग्राफ्ट्स इनिशियली रिकमेंडेड थे, जो कि बढ़ के लास्ट में जाके 5200 पे जाके ख़त्म हुए। और इस प्रोसीजर को हम जिस प्रोसीजर से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ उस प्रोसीजर को हम QST FUE प्रोसीजर बोलते हैं। तो इस प्रोसीजर के थ्रू मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। और जहाँ तक मैं पेन की बात करता हूँ तो पेन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक पेनलेस सर्जरी है। थोड़ा सा पेन होता है, बट दैट इज़ वर्थ इट। दैट इज़ व्हाट आई थिंक, दैट इज़ वर्थ इट। मुझे लगता है कि हाँ, अगर वी कैन गेट आवर हेयर बैक फ्रॉम दिस। सो इतना कुछ नहीं था पेन, बहुत ही मिनिमल सा पेन था। 10 के स्केल पे अगर मैं रेट करूँ तो 2 का ही पेन था, बट बहुत अच्छी तरह से उस पेन को मैनेज किया गया। सेकंड डे बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ब्रेकफास्ट में पहले टोस्ट लेके आया था, सैंडविचेस लेके आया था। उसके बाद सैंडविचेस और टी लेके आया था। और यहाँ पे मुझे फिर दोपहर के टाइम पर रिफ्रेशमेंट्स दिए गए। बट सडनली मुझे काफ़ी लो फील होने लगा। शाम के टाइम तक मुझे काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील हो रहा था और मेरा स्टमक के अंदर कुछ हल्का हल्का सा पेन हो रहा था। बट उनके स्टाफ ने इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। जो यहाँ पे सीनियर नर्स थी उन्होंने मुझे ग्लूकॉन-डी ला के दिया, जिसके बाद एटलीस्ट मैं डिजीनेस तो मेरा गॉन आउट हो गया था। मे बी शायद शुगर लेवल्स ड्रॉप हुए होंगे या कुछ हुआ होगा, बट इनके स्टाफ ने बहुत अच्छी तरह से टेक केयर किया उसका। और टाइम टाइम पर डॉक्टर्स आते रहते हैं और वो पूछते रहते हैं कि सब प्रोसीजर कैसा चल रहा है। और जब भी कोई ब्रेक लेना रहता है, जैसे कि वॉशरूम जाने के लिए या फिर पानी पीने के लिए, दे वर हैविंग ऑल द प्रॉपर रिसोर्सेज। मैंने टाइम टू टाइम डिहाइड्रेटेड भी फील किया, बट दे मेड इट श्योर कि इनके पास पानी की बॉटल्स प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में सब कुछ पड़ा था। और जब मैंने गर्म पानी मांगा तो उन्होंने मुझे गर्म पानी भी ला के दिया। यहाँ तक कि 3rd डे की जब मैं प्रोसीजर की बात करूँ, रिमेनिंग ग्राफ्ट जब इन्होंने लगाने शुरू किए तो मुझे ड्यू टू कोल्ड, जो कि मुझे 1 हफ्ते से पहले यहाँ आने से पहले चल ही रहा था, तो ड्यू टू कोल्ड मुझे नेज़ल कंजेशन हुआ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अनईजी फील करने लगा। बट थैंक्स टू देयर स्टाफ, उन्होंने मुझे ऑट्रेविन मंगवा के दिया। पहले तो उन्होंने मुझे नेबुलाइज़र दिया, बट फिर उनके एनेस्थीसिया की टीम से जो डॉक्टर थी उनको मैंने बताया कि मुझे इस चीज़ के रिलीफ के लिए आप ऑट्रेविन मंगा के दीजिए। उन्होंने मुझे तुरंत 15-20 मिनट के अंदर ऑट्रेविन अरेंज करवाया और उसके बाद द प्रोसीजर वॉज सीमलेस, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो लोग स्लिट्स बनाते गए, मतलब एक्स्ट्रा स्लिट्स भी बने, लास्ट में जाके तो 200 स्लिट्स एक्स्ट्रा भी बने। तो वो बनाते चले गए और वो इम्प्लांट करते चले गए हेयर उसके अंदर। और जहाँ जहाँ मुझे दर्द हुआ वहाँ मैंने बताया, वहाँ स्टाफ ने प्रिकॉशंस लिए टू, एंड दे मेड श्योर कि दर्द कम से कम हो। हालांकि इस टाइम मैं आपके पास हूँ और अभी मेरे को सिर्फ 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा हुआ होगा रूम से नीचे आए हुए। बट मैं अभी इस टाइम आपके सामने हूँ और मैं इजीली बात कर रहा हूँ। तो यू कैन हैव अ लुक कि कुछ इतना पेन में नहीं हूँ मैं, मुझे 1% भी पेन नहीं हो रहा है, मैं आप बात कर पा रहा हूँ। और मुझे प्रॉपर उसके बाद 3rd डे पे जब मेरी सर्जरी ख़त्म हुई, मुझे प्रोसीजर बताया गया कि मुझे मेडिसिन्स कैसे लेनी हैं और सारा कुछ मुझे एक्सप्लेन किया गया, और सलाइन वाटर के लिए एंड ऑल दैट सब कुछ एक्सप्लेन किया गया।
बैंडेज कब लगाना है, कब उतारना है, और पूरा प्रोसीजर बताया। सो आई एम हैप्पी विद QST एंड एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। सारे इलाज, सारे देसी इलाज और सारे इलाज डॉक्टर्स के पास जाने के बाद, ट्राई करने के बाद, मैंने यही फाइंडिंग की है कि जो हेयर लॉस एक बार हो जाता है जड़ से, या जो हेयर थिनिंग एक बार हो जाती है, वो हेयर फिर कभी भी वापस नहीं आती हैं। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है जो मैंने 4 से 5 साल की अपनी इस हेयर लॉस जर्नी के अराउंड मैंने सीखा है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, जल्दी से जल्दी इस रीज़न को आइडेंटिफाई कीजिए, इस चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही मूव कीजिए, क्योंकि यही इसका एक लास्ट एंड फाइनल आउटपुट है जो कि रिज़ल्ट दे सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई मेथड है, और ये एक बेस्ट मेथड है। और अगर आप इसको बेस्ट जगह, यानी कि जैसे मैंने QST से लिया, एक बेस्ट जगह पर आकर लेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे ही आएंगे। मैं भी उम्मीद करता हूं कि मेरे रिज़ल्ट्स अच्छे आएँ। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको अपने फर्स्ट PRP सेशन में मिलूँगा, जो कि 1 महीने के बाद मुझे रिकमेंड किया है QST की टीम ने। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि मेरे रिज़ल्ट्स कैसे रहे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए हमारे क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि उनकी स्केल से लगभग 60% ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड हो चुके थे, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का बिल्कुल नॉर्मल और एक्सपेक्टेड फेज होता है। इस शेडिंग फेज का मतलब ये नहीं होता कि ट्रांसप्लांट फेल हो रहा है, बल्कि यही वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर्स टेम्पोरेरीली झड़ते हैं ताकि उनकी रूट्स भीतर गहराई तक स्कैल्प में सेटल हो सकें। यही मजबूत फाउंडेशन आने वाले महीनों में नई ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इस स्टेज पर पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यही फेज आगे चलकर एक फुलर, डेंसर और नेचुरल लुक की शुरुआत करता है। और इसी प्रोसेस की मदद से हम आने वाले समय में वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जिसके लिए ये पूरा सफर शुरू किया गया था। ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर हो रहे थे, जिससे हेयर लाइन अब एक डिफाइंड शेप ले चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में नोटिसेबल ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी और साथ ही स्वर्ल भी प्रॉपर शेप में आ गया था। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स आपस में अच्छे से ब्लेंड हो चुके थे, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस काफी नेचुरल लग रहा था। साथ ही डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था और सबसे बड़ी बात यह रही कि वहां किसी भी तरह की स्कारिंग नजर नहीं आ रही थी, जो हमारे एक्सपर्ट्स की रिफाइंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक का रिजल्ट था। हालांकि ये बात जरूरी है कि हर पेशेंट की रिकवरी और ग्रोथ टाइमलाइन अलग होती है। अभी स्कैल्प पर हल्की थिनिंग विजिबल है, जो आने वाले महीनों में इंप्रूव हो जाएगी। फिलहाल हमारे पास सिर्फ 5 महीनों की प्रोग्रेस है, लेकिन जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी हम अपकमिंग रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और बॉल्ड टू बोल्ड अपने लुक को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो अभी अपनी कंसल्टेशन बुक करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।